हमारे साथ मंच पर एक ऐसी शख्सियत है, मैं बताऊंगा आगे, लेकिन उसमें ये जोड़ दूं कि इनकी ज़रूरत सबको पड़ती है, किसी को जल्दी किसी को देर, लेकिन ऑन एन एवरेज हर किसी को इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उनका स्वागत करता हूं, डॉक्टर अमित त्रिछारिया, जो ऑर्थोपेडिक भी है और नी और रिप्लेसमेंट सर्जन भी है। अब तक हजारों, मुझे लगता है कि 7-8 हज़ार से ज़्यादा रिप्लेसमेंट सर्जरी आप जो है वो कर चुके होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का बेसिक देखा जाए तो सारी चीज़ें इंदौर महानगर में है, लेकिन वो महानगर को छोड़कर संस्कारधानी जबलपुर की सेवा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इंदौर में तो बहुत स्कोप है हर सेक्टर्स में, वहाँ कोई कमी नहीं है, फिर इंदौर से स्विच होकर आपने जबलपुर को क्यों चुना? कोई खास उद्देश्य इसके पीछे आपका, डॉक्टर साहब? बेसिकली मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा एमबीबीएस तो जबलपुर से ही था और मेरी नीट प्रीपीजी में 5th रैंक थी, तो उसके कारण बेस्ट कॉलेज जो रहता है इंदौर का मैंने ऑप्ट किया, वहाँ से एमएस किया। एमएस करने के बाद मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में था, डॉक्टर झुंझुनवाला और पाचोरी सर के साथ काम किया। उसके बाद अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी था। और उसके बाद मेरी वाइफ की एजुकेशन जो थी इंदौर में थी, तो उसके कारण हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए। इस दौरान मैंने इंटरनेशनल फेलोशिप भी की जॉइंट रिप्लेसमेंट में सियोल साउथ कोरिया से, और हम इंदौर में सेटल थे। फिर समहाउ बोला जाए कि नीति का भविष्य बोलें, जिसके आप फैमिली का प्रेशर, कि 2013 में मुझे जबलपुर आना पड़ा और तब से मैं जबलपुर में ही हूँ। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपने नी और जॉइंट रिप्लेसमेंट क्यों चुना और इसमें रुचि खास करके? कुछ अलग स्कोप आपको नज़र आ रहा था या सबको ज़रूरत पड़ती है ये भी उम्मीद थी? क्या सोच क्या थी? बेसिकली मैं अहमदाबाद में विश्व प्रसिद्ध जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर विक्रम शाह साहब के साथ काम किया है। उनके रिजल्ट देखे, उनकी टेक्निक को बारीकी से समझा और उनकी टीम का मैं हिस्सा भी था। और मैं जब देखता था पेशेंट सुबह आता है बहुत दर्द से कराते हुए, दूसरे दिन ऑपरेशन के बाद नॉर्मल चलना चालू कर देता है और 1 महीने बाद नॉर्मल एक्टिविटी चालू कर देता है, तो इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये टेक्निक अगर हम अपने संस्कारधानी में दे सकें तो मरीजों को बाहर जाने के इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट चुना यहाँ पे। नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत लोगों में भ्रांतियां भी हैं, डर भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये शरीर का वो अंग है, यदि घुटने खराब हो जाए तो आदमी चलने फिरने से लाचार हो जाता है। और ये पहले ये था कि लोग बड़े शहरों में, महानगरों में, दूसरे स्टेट्स में रिफ़र करते थे। आप जबलपुर में कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ है, तो ये कैसे सक्षम हो पाया इन बड़े शहरों से, बड़े स्टेट से निकल कर आकर? जब मैं 2013 में जबलपुर आया तो पेशेंट को अगर मैं देखता था कि इनको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, तो मरीज हमेशा पूछता था ये सब सर्जरी यहाँ संभव है कि नहीं। लोगों के मन में थोड़ा डाउट रहता था कि यार ये जबलपुर जैसी जगह में ये कराएं कि हम कहीं बाहर जाएं। फिर जैसे शेल्बी हॉस्पिटल आया, वहाँ पे लोगों को विश्वास हुआ कि यह केस यहाँ हो सकते हैं, और मैं शेल्बी हॉस्पिटल के अलावा, जबलपुर के अलावा अहमदाबाद और इंदौर में भी ऑपरेशन करने जाता था। उस दौरान मैं 7 से 8 सर्जरी पर डे करता था। ये वास्ट एक्सपीरियंस के कारण मेरे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और आज ये कंडीशन, जो मरीज पहले बड़ी मुश्किल से रेडी होते थे, आज महाकौशल के अलावा रीवा, सतना, कटनी, कई बार बनारस, उड़ीसा, इवन इंदौर और नागपुर के मरीज भी मेरे पास ऑपरेशन के लिए आते हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास ही है जो इतनी दूर से मरीज मेरे पास आते हैं। रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है और इसकी वजह क्या होती है? आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दे, क्योंकि इसका तारुफ जो है लगभग सभी से पड़ता है। बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर मैं बोलें तो 2 तरह के रिप्लेसमेंट मुख्यतः होते हैं, हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट यूजुअली उम्रदराज लोगों में होता है, जैसे गठिया के कारण या किसी अन्य कारण से जॉइंट घिस जाते हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, कई बार उनको आसानी दर्द होता है, उनकी दैनिक गतिविधियाँ पेन किलर पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। अगर पेशेंट कोई वॉक करना चाहे, डेली रूटीन वॉक करना चाहे, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको बाकी चीज़ों के अलावा और भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ नी ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी और कुछ दवाएं यूज़ करने के बाद भी अगर दर्द ठीक नहीं होता, तो ऐसे मरीजों को नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। हिप रिप्लेसमेंट कई बार अपेक्षाकृत यंग लोगों में होता है। एवीएन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जिसके कारण यंग लोगों में कूलर खराब हो जाता है। ऐसे मरीजों को हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। कई बार ओल्ड एज में, जैसे कि नेक फीमर फ्रैक्चर है, ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर के कारण कूला फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस को मरीज को एक्टिव बनाने के लिए हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है।
एक सवाल रिप्लेसमेंट के बाद सबसे बड़ा भ्रामक लोगों के बीच में, मुझे लगता है हर किसी के सवाल जहन में ये बात आती है कि इसके सक्सेस रेशियो की। लोग ये कहते हैं, मैंने ये सुना है, हमारे घर में भी जब बुजुर्ग इस बात की बात करते थे कि नहीं, जैसे है वैसे काम चलाओ, नहीं यदि करा लिया तो उससे भी हाथ धो बैठोगे और हमेशा बिस्तर पे आ जाओगे। ये बात शायद आपने भी सुनी होगी। बेसिकली क्या है, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये चूज जो करता है पेशेंट चूज करता है। बाकी सर्जरी, जैसे किसी को हार्ट पर प्रॉब्लम हुई या फ्रैक्चर हुआ तो पेशेंट सीधे हॉस्पिटल आ जाता है, फिर सर्जन का डिसीजन रहता है। इसमें पेशेंट का डिसीजन रहता है, इसलिए मरीज बहुत टालते हैं। पर अगर मैं बोलूं सफलता की बात करें तो यह विश्व के आंकड़े देखें तो 99% सक्सेस रेट है इसका। हमारे जैसे पेशेंट्स रहते हैं जो कोई भी ऑपरेट कराते हैं, तो नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो मैं सुबह ऑपरेट करता हूँ और शाम को पेशेंट चलना चालू कर देता है। सेकेंड डे, थर्ड कुछ एक्टिविटी एक्सरसाइजेज होती हैं, थर्ड डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। नॉर्मल एक महीने के बाद मरीज अपनी नॉर्मल गतिविधियां पूरी करने लगता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो ये काफ़ी सक्सेस सर्जरी है। अगर मैं बोलूँ तो अगर ये प्रॉपरली पेशेंट डॉक्टर को फॉलो करता है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराते हैं और अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा की जाए तो ये वर्ल्ड की बेस्ट सर्जरी मानी जाती है। खास करके एक ये राय है कि बुजुर्गों में ही होता है, तो आजकल तो सारी बीमारियां उम्र से पहले ही सारी चीज़ें आ रही है, तो क्या उम्र से पहले भी ये सारी चीज़ें संभव है और इसके बचाव क्या करना चाहिए? क्या उपाय ऐसे हैं, क्या प्रिकॉशन ऐसा ले कि उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और आदमी एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन सारी चीज़ों से बचा रहे? बेसिकली हमारी लाइफ स्टाइल बहुत सारी चेंज हो गई हैं। पहले जो हमारी एक्टिविटी थी, वॉक करना, घूमना फिरना, आजकल मोबाइल, टीवी और इस सब चीज़ों के कारण बहुत सारी चीज़ों में हम एक सीमित जगह पे सीमित रह गए हैं। एक्सरसाइज हम कर नहीं पा रहे हैं, वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण हमारे घुटने काफ़ी जल्दी तक खराब होते हैं। आजकल जो पहले हम देखते थे कि घुटने की समस्या आज से 15 साल पहले 65 साल की एज में होते थे, आज 45 साल की एज में लोगों के घुटने की समस्या आने लगती है। तो अगर मैं बोलूँ तो 10 से 15 साल पहले ये प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करें और अपनी हेल्थ की फिटनेस पर ध्यान रहें, स्पेशली यंग एज में, तो हमें उस एज तक आते आते इस प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक नहीं रहेंगी। जी, एक सवाल ये भी है कि कई लोग पेन किलर खा के काम चलाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो एक मुझे चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आप आए हैं, तो आपका फ़ायदा यहाँ बैठे उन लोगों को भी मिले और इस माध्यम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम के प्लेटफॉर्म पर भी तमाम लोगों को ये मैसेज मिले कि क्या इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो क्या आप अनदेखी जो कर रहे हैं, कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? और दूसरी चीज़, इसी का एक पहलू दूसरा ये है कि कई लोग पेन किलर खा के काम चला लेते हैं। हम जानते हैं कि पेन किलर का कितना दुष्प्रभाव होता है, तो थोड़ा सा आपके माध्यम से इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर यदि आप कर दे तो। बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट को घुटने की समस्या है और चलने फिरने में तकलीफ हो रही है तो शुरुआत में 8-10 दिन 15 दिन पेन किलर इज़ ओके। और अगर पेशेंट को डॉक्टर को प्रॉपर दिखाएं, एक्सरे कराएं, अगर उनको घुटनों के बीच में गैप कम है तो आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि चिकनाई बढ़ाती हैं, कुछ फिजियोथेरेपी हैं जिसमें घुटनों की डिफॉर्मिटी ना बने। जब तक कि पेशेंट की डिफॉर्मिटी नहीं तब तक हम दवाइयों से, एक्सरसाइज से काम कर सकते हैं। एक बार अगर घुटने की डिफॉर्मिटी आ गई, मतलब टेढ़ापन आ गया, तो उस पोजीशंस में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, तब हमें नी रिप्लेसमेंट की ओर जाना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है काफ़ी हद तक इसको टालते रहते हैं कि भैया अभी नहीं कराना, 5 साल बाद करा लेंगे। आप ऐसी कंडीशन में कई बार मैंने देखा है कि मैंने पेशेंट को 5 साल पहले एडवाइस किया था, 5 साल तक कभी इंजेक्शन लगवा लिया, कभी कुछ कर लिया, और एज के हिसाब से उनकी स्वास्थ्य भी खराब होता जाता है और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। मैंने एज इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए। मैंने 88 ईयर्स के तक के मरीज का दोनों घुटनों का सफल ऑपरेशन किया है। पर जब ऑपरेशन के बाद जब उनके आंसू देखे तो बोले कि क्या प्रॉब्लम, क्या हो गया। 1 महीने बाद मिले तो बोले सर आपने पहले बोला था मुझे ऑपरेशन कराने के, मैं 10 साल खराब कर दी जिंदगी की। अगर 10 साल पहले होता तो मैं काफ़ी कुछ सफल हो जाता अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो ये कहने का मतलब है कि हमें सही टाइम पे डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट आने के कारण नुकसान मरीज का ही होता है। जी, एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका लंबा तजुर्बा है, आप बुजुर्ग के अलावा देख रहे हैं यंगस्टर में भी ये चीज़ें ग्रेजुअली आ रही है? बेसिकली यंग पेशेंट की बात करें तो कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी बीमारी रहती है जिसमें यंग पेशेंट में घुटने खराब हो जाते हैं। तो यंग में मैंने करीब 45 साल तक की एज का घुटने का ऑपरेशन किया है।
पर वैसी कंडीशंस थी कि उनका चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। ऐसी कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। यूजुअली नी रिप्लेसमेंट की लाइफ 35 साल के आसपास होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक कि यंग एज पेशेंट है तो कोशिश करते हैं इसको ऑपरेशन को यंग एज में अवॉइड करें। एक्सरसाइज से, ब्रेसेस से इसको कोशिश करें कि चलाएं और एक सब सही समय पे ऑपरेशन करें तो इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, तमाम सवाल हो गए हैं, उसके जवाब भी मिले, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को डाउट्स क्लियर भी होंगे। एक संदेश अंतिम मैं आपके माध्यम से ये देना चाह रहा था कि क्या वो चीज़ आप अपने दैनिक क्रिया में लाएं, दैनिक दिनचर्या में लाएं, जिससे इन दवाओं का सहारा ना लेना पड़े और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाए। तमाम खान पीने की बात हो या एक्सरसाइज की बात हो, वो भी एक्सरसाइज आप बाद में बता दीजिएगा, पहले मुझे आप खान पान के बारे में बता दीजिए ताकि लोग फिट रहे। क्योंकि हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी ने एक कार्यक्रम भी इसमें शुरू किया है हाल ही में कि तेल कम और फिट रहेंगे, इस तरह से कार्यक्रम किया, बड़ा हिट है, लोग देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। तो वो कार्यक्रम की चर्चा बाद में करेंगे। तो उसी का एक संवाद यहाँ पर भी हो जाए कि तेल कम रहे, मसाला कम रहे और फिट कैसे रहे, कुल मिलाकर ये। इसलिए मैं अगर बोलूँ तो हाँ, फिटनेस की स्टार्टिंग हमारी बचपन से ही आदत डालनी चाहिए बच्चों को कि जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। आज की कंडीशन में बचपन में हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल्स में रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, ओबेसिटी डेवलप होने लगी बच्चों में। हम यंग एज में आए तो अगर ऑफिस वर्क है हमारा, खास करके आईटी इंजीनियर्स हैं, कुछ हैं, तो ऐसी कंडीशंस में उन लोगों को नॉर्मल एक्टिविटी हो नहीं पाती। तो कम से कम आधे घंटे लाइफ में एक्सरसाइज के लिए दें, चाहे वो दिन में चाहे रात में, जिस समय मिले एक्सरसाइज करें। जी। डाइट की बात करें तो कैल्शियम से रिच डाइट यूज़ करना चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में कैल्शियम अगर नहीं आ पा रहा है तो कई बार विटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। खाने पीने की अगर बात करूं तो मैं खुद अपने आप के बताता हूं तो मैं 6 बजे रात का डिनर कर लेता हूं। अगर हमने 6 बजे रात का डिनर कर लिया तो रात को आराम से हमारा 9-10 बजे तक अपना डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है और नींद काफ़ी अच्छी आती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि रात को 9 या 10 बजे तक डिनर होता है, उसके कारण उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती और ओबेसिटी डेवलप्स होती है। अगर हमने अपना वेट कंट्रोल रखा तो काफ़ी हद तक ये समस्या नहीं रहेंगी। और एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको वेट ज़्यादा है तो उन्हें नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि पेशेंट का वेट ज़्यादा है और जिम चले जाते हैं और घुटने और ख़राब कर लेते हैं अपने, तो उनको नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग है ज़्यादा अच्छी यूज़ होती है, स्विमिंग एक्सरसाइजेज हैं। और अगर फिट पेशेंट हैं, एक्सरसाइज हर एज में अलग अलग होती है। जैसे यंग पेशेंट्स हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, 40 से 45 साल की एज में हम जिम भी जा सकते हैं, डंबल भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। 45 से 50 साल की एज में कुछ लिमिटेड एक्सरसाइज हैं। 60 साल की एज में हम साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, पर रनिंग वगैरह करने में हमारे नीज को इंजरी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालों का जवाब दिए। एक छोटा सा अंतिम 10 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा मुझे कि एक मिसकंसेप्शन है वो एक्सरसाइज का ही जुड़ा है, लोगों का ये भ्रांति, अब खेल मैदान कम होते जा रहे हैं, सब तरफ कंक्रीट बिछ रहा, आप भी जानते हैं कि हम पहले दौड़ते थे, चलते थे जमीन पर, धरती पर, लेकिन आज वो कंक्रीट में तब्दील हो गई, चाहे वो पार्क हो, सड़कें हो, मोहल्ले हो, कॉलोनीज हो। तो इस चीज़ के लेकर कुछ आप आइडिया निकाल पाए हो, थोड़ा छोटा सा जवाब। बेसिकली अगर वॉकिंग की बात करें तो वॉकिंग हमेशा ग्रास में होनी चाहिए जिसमें कि बैक जर्क ना हो, प्रॉपर शूज़ पेयर पहन के वॉक करना चाहिए। कहीं ना कहीं आजकल में देखते हैं सुबह अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि लोग भंवरताल गार्डन में अगर जाएं या फिर स्टेडियम में जाएं तो वॉक करते मिलते हैं। रनिंग वगैरह अगर करना चाहें तो कोशिश अवॉइड करें कि अगर कंक्रीट में रनिंग करना है तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, खासकर अगर नी से प्रॉब्लम है। हम रेगुलर ऐसे पेशेंट देखते हैं कि रनिंग करते हैं, उनके प्रॉपर शू वेयर नहीं होते हैं और वो कहीं ना कहीं से घुटने को ख़राब कर लेते हैं। जी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि डॉक्टर साहब को इस मंच पर न्यूज़ 24 और लल्लू राम के लाने का हमारे व्यूवर्स को, हमारे ऑडियंस को और गणमान्य लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिला होगा और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और इस मंच पर आपने अपने सुझाव, अपना अनुभव साझा किया और बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुए। थैंक यू अगेन। थैंक यू न्यूज़ 24।